हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं जोनी कुमार आज फिर आपके साथ एक बार फिर लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स में एक नया टॉपिक जो है संधारित्र। तो संधारित्र चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें चालक, वैद्युत रोधी या फिर जिसे बोलते हैं पैरा वैद्युत क्या होते हैं उनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आज की चालक या फिर चालक तथा वैद्युत रोधी या फिर जिन्हें कहते हैं पैरा वैद्युत क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे, होते क्या है। तो चालक हमें पता है कि अब तक हम पढ़ रहे हैं कि क्या है कि चालक कौन सा होता है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, उसे क्या कह सकते हैं चालक। यानी जिसमें धारा का प्रवाह इजिली हो सके, यानी आसानी से हो सके, उसे क्या कहते हैं चालक कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जिसको बाह्य वैद्युत अक्षेत्र में रखने पर बहुत आवेश वाहक गतिमान हो जाते। यानी अगर हम किसी भी चालक को क्या करते हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो उसमें क्या होते हैं आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। तो बेसिकली जो चालक है, चालक के पास हमने कहा है कि क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं आवेश वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं आवेश वाहक। यानी जो हम धातु में लेकर धातु ले तो धातु में जो चालन होता है, धातु में चालन जो होता है वो किसके कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे किसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में तो उसी के प्रभाव से क्या होता है हमारा धातुओं में क्या होता है वैद्युत चालन होता है। जबकि धनावेश जो होते हैं या धनायन जिसे कहते हैं, तो धनायन जो होगा तो धनायन की जो स्थिति है वो स्थिर रहती है। तो यानी इसमें जो चालन होगा धातु में वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगा, ना कि धनायनों की वजह से। अब बात करें नेक्स्ट विद्युत रोधी। विद्युत रोधी किसे कहते हैं भाई, यानी वैद्युत रोधी का मतलब क्या है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से ना हो सके। धारा का प्रवाह आसानी से, या फिर कह सकिए जिसमें धारा का प्रभाव क्या है संभव नहीं है। धारा का प्रभाव संभव नहीं है उसे हम क्या कहते हैं वैद्युत रोधी या फिर पैरा वैद्युत कहते हैं। ठीक है। तो लेकिन इसमें ऐसा होता क्या है कि इसके पास इसमें धारा का प्रवाह संभव क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यानी इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर हमारे आवेश वाहक, यानी इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक नहीं है। तो इसके पास सभी क्या है बद्ध आवेश है। क्या है बद्ध आवेश है जिसकी वजह से वो क्या है गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसलिए इसमें क्या होता है हमारा धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता। ठीक है। यहां से एक वर्ड आया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आवेश। दूसरा था आपका बद्ध इलेक्ट्रॉन या फिर बद्ध आवेश। तो यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। अब हमारे देखें कि जो कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और कोई भी परमाणु क्या है प्रकृति में कैसा होता है वैद्युत उदासीन होता है। क्या होता है वैद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसका जो संपूर्ण धनावेश है वो यानी प्रोटॉन होते हैं वो उसके नाभिक में केंद्रित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अपनी ऊर्जा स्तर, यानी उनके पास क्या होती है अपनी जो ऊर्जा स्तर है उनमें क्या करते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है। तो जितना किसी के पास प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कुल धनावेश बराबर किसके होता है कुल ऋणावेश का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमाणु क्या होता है वैद्युत उदासीन होता है। ठीक है। लेकिन जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या होते हैं परबल आकर्षण के द्वारा बंधे होते हैं। किसके द्वारा परबल आकर्षण के द्वारा। लेकिन जो बाहरतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं उनके जो ऊपर नाभिक का आकर्षण होता है वो कैसा होता है दुर्बल होता है, यानी कमजोर होता है, क्षीण होता है। ठीक है। तो यानी ये क्या होते हैं जिसके पास प्रबल आकर्षण होगा तो ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है
बद्ध इलेक्ट्रॉन, और इनके ऊपर जो आवेश होता है उसे क्या कहा जाता है? बद्ध आवेश। समझ में आया? तो बच्चों क्या होता है आपका परबल, सॉरी, बद्ध आवेश किसे कहते हैं? यानी निकटतम जो नाभिक के निकटतम कक्षाएं हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक के साथ परबल आकर्षण के द्वारा बंधे होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, उनको बद्ध इलेक्ट्रॉन या फिर उनके आवेश को क्या कहते हैं? बद्ध आवेश कहते हैं। इसी प्रकार अगर बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने के लिए स्वतंत्र है, उनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इनका जो आवेश है उसको कहते हैं मुक्त आवेश। उसको क्या कहते हैं? मुक्त आवेश। चलिए अब नेक्स्ट, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? संधारित्र। तो संधारित्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संधारित्र की धारिता या फिर किसी चालक की धारिता क्या होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं कि चालक की धारिता होती क्या है? चालक की धारिता, तो चालक की धारिता बेसिकली हम जो डेफिनेशन उसकी पढ़े तो क्या होती है? आवेश संग्रहण करने की अक्षमता। आवेश संग्रहण करने की अक्षमता, कैपेबिलिटी या फिर कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, यानी वो कितना आवेश संग्रहण कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, वही क्या कहलाता है? उसकी धारिता। क्या कहलाता है? धारिता। मान लीजिए अगर कोई चालक है, अगर उसको मैं आवेश दूं तो आवेश देने पर क्या होता है? उसका विभव बढ़ने लगता है। विभव क्या होता है? बढ़ने लगता है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई चालक है, उसको क्यों आवेश दिया है, मैंने क्या दिया है? क्यों आवेश। और क्यों आवेश देने पर विभव में जो वृद्धि है, विभव में वृद्धि है वो कितनी है? v है। तो यहां से जो चार्ज है, यानी जितना उसे आवेश देंगे विभव में उतना ही क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो जो विभव है, जो विभव है वो आवेश के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना उसे हम आवेश देंगे उतना ही क्या होगा? उसके विभव में परिवर्तन होगा। तो यहां से अगर मैं लिख सकता हूं तो एक, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। तो कांस्टेंट मान लेते हैं c है, तो q इज इक्वल टू CV, जहां c क्या है? एक नियतांक है। क्या है? c नियतांक है। और इसी c को हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता। इसी को क्या कहते हैं? चालक की धारिता। और इसका जो मान है वो किस पर डिपेंड करता है? एक तो आकार पर, चालक के आकार, ठीक है, आकार, या फिर उसके बीच में जहां पे वो रखा है उसका समीपवर्ती माध्यम क्या है? तो माध्यम की उपस्थिति, और बात करें थर्ड कि इसके समीप कोई दूसरा अन्य आवेशित चालक या अनावेशित चालक तो इसके पास उपस्थित नहीं है, उसकी उपस्थिति पर भी इसका, उसकी यानी उपस्थिति से भी क्या होता है? चालक की धारिता का प्रभाव पड़ता है। तो यहां से अगर हम देखें C की वैल्यू क्या आ जाएगी? C इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हमारा Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो दैट मीन्स यहाँ इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखूं चालक की धारिता क्या होती है, तो किसी चालक को क्यों आवेश देने पर, ठीक है, अगर उसके विभव में वृद्धि कितनी है? V है, तो दिए गए आवेश Q के कारण विभव में वृद्धि V का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? उस चालक की धारिता। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि यानी किसी चालक को अगर क्यों आवेश दिया, क्यों आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि अगर V है, तो आवेश क्यों और विभव में वृद्धि V का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? चालक की धारिता। अब यहां से अगर मैं इसका मात्रक निकालता हूं तो क्यों, यानी चार्ज है तो चार्ज का मात्रक क्या होता है आपका? कूलम्ब, और V है विभव, यानी विभव का मात्रक क्या होता है आपका? वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। कूलम्ब पर वोल्ट, या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं वो होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। यानी 1 फैराड जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 1 कूलम्ब पर वोल्ट। 1 कूलम्ब पर वोल्ट उसकी वैल्यू होती है। अब अगर बात करें इसकी बीमा की, तो बीमा देखेंगे, तो बीमा यहां से अगर मैं इसको करूं तो कूलम्ब अपॉन वोल्ट। वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास विभव में फॉर्मूला था V इक्वल टू W अपॉन Q, यानी जूल पर कूलम्ब, जूल पर
कूलाम, अगर मैं यहां से इसको ऊपर ले तो कूलाम का स्क्वायर अपॉन जूल। तो यहां से अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो कूलाम की जो विमा होती है वो क्या होती है, एटी, यानी Q इज इक्वल टू होता है आई टी। Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी, यानी अगर कूलाम को देखो क्या होता है, एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर सेकंड यानी ए टी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, नीचे जूल। जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का या फिर कार्य का, और उसकी विमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे एम माइनस एल माइनस टू, और टी माइनस टू क्या हो जाएगा, ऊपर से ले जाएंगे तो प्लस टू, और प्लस टू कितना हो जाएगा, टी की पावर 4 और ए की पावर 2। यहां से तो जो धारिता की विमा मिलेगी वो क्या हो जाएगी, m माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर 4 और ए स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अभी ये जो हमने पढ़ा है ये क्या था, चालक की धारिता। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो सबसे पहले चलो इसमें क्या होता है, क्वांटिटी हो रहा है, जैसे कि अगर हम कहीं पे लिखते हैं कुछ अन्य छोटे मात्रक भी, जैसे अगर मैं बात करूं माइक्रोफैरड, तो माइक्रोफैरड को अगर मुझे फैरड में चेंज करना है तो क्या आता है, 10 की पावर माइनस के 6 फैरड, 10 की पावर माइनस के 6 फैरड। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक आज हम प्राप्त करेंगे कि अगर हमें कोई विलगित गोलीय चालक है तो उसकी धारिता का जो सूत्र है, या उसके कारण हमें अन्य विभव निकालने हैं तो वो किस प्रकार निकाले, या किस फॉर्मूले से हम निकाले, तो वो फॉर्मूला आज हमें ड्राइव करना है। तो वो क्या है, यानी हमें आज क्या निकालना है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालनी है। मान लीजिए कोई आपके पास एक विलगित गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है उसकी A है, जिसकी त्रिज्या कितनी है A। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है कि केंद्र O और त्रिज्या A, त्रिज्या A का एक कोई विलगित गोलीय चालक है। ठीक है, क्या है, विलगित गोलीय चालक है, और जो K पैरा वैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, ये क्या है, A त्रिज्या का एक क्या है, विलगित गोलीय चालक है, और जो कहां रखा है, किसमें रखा है, वो K पैरा वैद्युतांक माध्यम में रखा है। तो पैरा वैद्युतांक माध्यम में जब रखा है, अगर मैं इसको कोई आवेश क्यों दूं, तो आवेश क्यों देने पर वो क्या होगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो चालक है वो क्या है, विलगित गोलीय चालक है, और हमें पता है कि गोलीय चालक को अगर हम आवेश देते हैं तो वो क्या होगा, एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि सभी प्रत्येक बिंदु, यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि आवेश देने पर विभव का मान बढ़ता है। तो इसका जब हमने सिक्वल आवाज, यानी आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित हुए, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। या फिर कह सकते हैं कि विलगित गोलीय चालक एक समविभव पृष्ठ की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, वो लंबवत पृष्ठ, यानी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर इस पॉइंट पे यहां से ऐसे, तो वो हमेशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी, और ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही है, कि मानो वो उसके केंद्र से आ रही हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमें लग रहा है कि वो कहां से आ रही है, उसके केंद्र से, कि मानो उसका संपूर्ण जो आवेश हो वो उसके केंद्र पर केंद्रित हो, यानी उसका जो संपूर्ण आवेश है वो कहां पे हो, उसके केंद्र पर केंद्रित हो। अब हमें इसके गोलीय चालक की धारिता निकालनी है। तो मान लीजिए सबसे पहले कि इसका जो संपूर्ण आवेश है वो कहां है, इसके केंद्र पर केंद्रित है, तो इसके कारण इसके पृष्ठ पर जो विभव होगा, यानी बिंदु O पर अगर माने तो बिंदु O पर स्थित है, तो उसके कारण अगर मैं पृष्ठ पर विभव निकालूं तो विभव कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। ठीक है, वो क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन
आर। तो यहां पे अगर मैं v देखता हूं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। के क्यों आया है? क्योंकि वो किस में रखा है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। और नेक्स्ट क्यू, और यहां पे जो त्रिज्या है उसकी वो क्या है, ए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन ए वोल्ट। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी चालक को क्यू आवेश दें और उसके कारण उसमें वृद्धि उसके विभव में v हो तो धारिता क्या कहलाती है, C इक्वल टू क्यू अपॉन v। आते हैं चालक की धारिता C इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन v, क्यू अपॉन v। और यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो C इक्वल टू क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे जो सी की वैल्यू है वो मिलेगी हमें। देखिए अगर मैं इसके अपॉन 1 करूं तो बाहर यानी जो बाहर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई होगी और जो इनर है उनकी मल्टीप्लाई होगी। तो इस प्रकार क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और जो लोएस्ट पार्ट है वो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर। तो यहां से हमें मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। और निर्वात अथवा वायु के लिए मैं कह सकता हूं, निर्वात अगर वायु है या वायु है तो उसके लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से सी की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इतने फैराड। अगर यहां से मैं देखूं, अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं तो सी अपॉन सी नॉट अगर मैं करूं तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा के। क्या बचता है के। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, तो इस पैरावैद्युतांक की डेफिनेशन भी बता सकता हूं, जैसे कि मैंने आपको वैद्युत बल में बताई थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में बताई थी, और आज क्या है, धारिता के पदों में। तो यहां से हम अगर कह सकते हैं कि किसी चालक की धारिता, किसी चालक की किसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम का पैरावैद्युतांक निकालना है चालक की, उस माध्यम में धारिता और निर्वात अथवा वायु में धारिता का जो अनुपात है वो किसके इक्वल होता है, उस चालक के उस माध्यम के पैरावैद्युतांक के इक्वल होता है। यानी किसी माध्यम में रखने पर चालक की धारिता और निर्वात अथवा वायु में रखने पर चालक की धारिता का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, उस माध्यम का पैरावैद्युतांक। तो आज हमने ये जो बेसिक था संधारित्र चैप्टर का वो आज हमने कवर किया है। उसमें हमने आज सबसे पहले पढ़ा था चालक, जो कि क्या होते हैं, जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो धारा का प्रभाव में आसानी से हो सके। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वैद्युत रोधी या फिर पैरावैद्युत किसे कहते हैं, यानी जिनमें धारा का प्रभाव आसानी से ना हो सके या फिर जिनमें धारा का प्रभाव संभव नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं, वैद्युत रोधी, क्योंकि उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। और नेक्स्ट बात करेगी, हमने पढ़ा था इसमें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश किसे कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन या बद्ध आवेश किसे कहते हैं। तो यानी जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परबल आकर्षण के द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए उनको बद्ध इलेक्ट्रॉन या फिर उनके आवेश को बद्ध आवेश कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हमने बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दुर्बल आकर्षण के द्वारा बंधे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन और उनके आवेश को मुक्त आवेश कहा जाता है। तो नेक्स्ट पढ़ा था हमने कि चालक की धारिता। तो चालक की धारिता क्या होती है कि उसमें बताया कि आवेश संग्रहण करने की क्षमता, किसी भी चालक के आवेश संग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है। तो जैसे कि हमने उसमें बताया था कि अगर क्यू आवेश देते हैं तो किसी आवेश देने पर उसके विभव में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, विभव देने पर आवेश देने पर उसके विभव में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। तो आवेश और आवेश देने पर जो विभव में वृद्धि है उसी का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, आपका चालक की धारिता, यानी C इक्वल टू क्यू अपॉन V। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है विलगित गोलीय चालक। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता का जो व्यंजक है वो क्या होता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया है। तो ऐसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। धन्यवाद।